केंद्र सरकार पार्लियामेंट में एक बिल लेकर आई है, वक्फ अमेंडमेंट बिल। ये वक्फ अमेंडमेंट बिल क्या है और ये सरकार क्यों लाना चाहती है इस बिल को, इससे पहली सरकार ने कौन सी ताकतें दी हैं वक्फ बोर्ड को, जिसकी वजह से ये सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं, उन तमाम बातों पर बात करने के लिए आज मैं फिर एक बार आपके सामने हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, सबसे पहले हमें यह समझना है कि वक्फ के पास कौन सी ताकतें हैं जिन ताकतों को ये कम करना चाहते हैं। मैं आपको बताता चलूं कि 1995 में कांग्रेस सरकार ने वक्फ बोर्ड के अंदर एक वक्फ बिल के अंदर वक्फ एक्ट के अंदर एक अमेंडमेंट किया और उस अमेंडमेंट के जरिए से वक्फ को कुछ पावर, कुछ शक्तियां दी गई। उनमें एक पावर यह थी कि आप अपनी जो पुरानी किराएदारी है प्रॉपर्टियों की, उन प्रॉपर्टियों को नए किराए के हिसाब से, सर्किल रेट के हिसाब से किराएदारी कर सकते हैं। एक ये पावर दी। दूसरी पावर ये दी सीओ को कि 54 का नोटिस देकर आप किसी भी एक्युपाइड प्रॉपर्टी को नाजायज काबिजीन के कब्जे से छुड़ा सकते हैं। उसमें आपको एसडीएम की मदद लेनी पड़ेगी, उसमें आपको दिल्ली पुलिस की मदद लेनी पड़ेगी। ये बातें मैं पहले भी कर चुका हूं, दोबारा बताना इसलिए जरूरी है कि समाज के अंदर कुछ ऐसी बातें फैलाई जा रही हैं वक्फ बोर्ड की तरफ से जो हर उस अंधभक्त की जबान पे है, हर बीजेपी के तर्जमान, आरएसएस के तर्जमान की जबान पे है और हर उस गोदी मीडिया की जबान पर है जो बीजेपी के गुणगान करते हैं और सरकार की हां में हां मिलाते हैं, चाहे सरकार गलत कहे या सरकार सही कहे। और ये बात किरण रिजिजू ने भी, जो मिनिस्टर है माइनॉरिटी के, उन्होंने वक्फ बिल पेश करते हुए कही कि हम वक्फ बोर्ड की असीमित शक्तियों को सीमित करना चाहते हैं। यहां कुछ बातें समझना जरूरी है दोस्तों। असीमित शक्तियां कम करना नहीं चाहते ये, बल्कि 1963 के अंदर वक्फ बोर्ड में एक शिक जोड़ी गई थी जिसकी वजह से कोई भी नाजायज काबिज अपने आप को मालिकाना हक बताकर वक्फ बोर्ड पर केस कर सकता है। लिमिटेशन केस उसको बोला जाता है। तो ये लोग 1995 में उसको हटा दिया गया था, अब फिर उसको लाना चाहते हैं ताकि जो प्रॉपर्टी किसी के कब्जे में है, और किसके कब्जे में है, हिंदुओं के कब्जे में है सारी प्रॉपर्टी, सारी प्रॉपर्टी हिंदुओं के कब्जे में है, यह सरकार के कब्जे में है। मुसलमानों के पास तो मुश्किल से 10-5% प्रॉपर्टी होंगी, 90%, 85% प्रॉपर्टियां जो है वो हिंदुओं के कब्जे में है। बड़ी बड़ी दुकानें फतेहपुरी में, कनॉट प्लेस में, करोल बाग में, जो मेन लोकेशन पर हैं, वो सारी हिंदुओं के पास है। इसलिए ये लोग जो है उन शक्तियों को कम करना चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड 54 का नोटिस देकर किसी भी आदमी से अपनी प्रॉपर्टी को वापस ना ले सके। इसलिए वक्फ बोर्ड की असीमित शक्तियों को कम करना चाहते हैं और फिर वो कानून लाना चाहते हैं कि कोई भी नाजायज काबिज ये कह दे कि साहब ये तो मेरी प्रॉपर्टी है, मैं तो 50 साल से रह रहा हूं उस पर, मैं तो 30 साल से रह रहा हूं, मेरे तो बच्चे यहां पैदा हुए हैं, तो उस कानून के हिसाब से फिर वक्फ बोर्ड अपनी प्रॉपर्टी को वापस नहीं ले पाएगा। तो दोस्तों, मैं आपको ये बता रहा था कि ये ऐसा एक अमेंडमेंट इसमें लाना चाहते हैं और बहुत सारी चीजें हैं जिस पर तफसीली बात हो सकती है। ये वक्फ बोर्ड को ऐसा लुंज-बुंज कर देना चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड अपनी प्रॉपर्टी को वापस न ले सके। देखिए, इतनी शक्ति होने के बावजूद जब हम सवाल करते हैं टीवी पर बैठकर, हम कहते हैं कि भाई
ये प्रॉपर्टी हमारी दिल्ली के अंदर केंद्र सरकार के पास है। ये 250 बीघा प्रॉपर्टी है, 250 बीघा, 29 बीघा, 17 बीघा, 1 बीघा, 5 बीघा, 1 बीघा, 11 बिस्वा, 12 बिस्वा, 1 बीघा, 1 बीघा, 13 बीघा, 16 बिस्वा, 1 बीघा, और ये 12 पेज हैं, ये करीब 12 पेज हैं, 12 पेज। ये दिल्ली सरकार की एजेंसियों के पास है, दिल्ली सरकार की एजेंसियों के पास है, और दिल्ली सरकार के पास है लिस्ट ऑफ वर्क प्रॉपर्टीज अंडर इंक्रोचमेंट बाय डीडीए। डीडीए के पास है, ये इतनी लंबी लिस्ट है डीडीए के पास, करीब 114 प्रॉपर्टी डीडीए के पास है। उसके बाद में लिस्ट ऑफ वर्क प्रॉपर्टीज अंडर इंक्रोचमेंट बाय गवर्नमेंट एजेंसीज, गवर्नमेंट एजेंसीज, उसमें जो है रेलवे है, और आपका अल्लाह भला करे दिल्ली गवर्नमेंट है, दिल्ली गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं, एमसीडी है, एनडीएमसी है, डीटीसी है, सीपीडब्ल्यूडी है, डीटीसी है, एनडीएमसी है, एएसआई है, और ये प्रॉपर्टी जो है इस तरह से केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और उनकी एजेंसियों के पास है। एएसआई, 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 ये सब प्रॉपर्टियां उनके पास हैं, और ये करीब जो है 250 बीघे जमीन बनती है। और ये मैं आपको 1970 का गजट दिखा रहा हूं। 1970 के गजट में ये प्रॉपर्टीज वक्फ बोर्ड के अंदर रजिस्टर्ड है, वक्फ बोर्ड के पास है। लेकिन वक्फ बोर्ड के पास इनकी सिर्फ फाइलें हैं, इनके कागजात हैं, जमीन नहीं है। 1913 में जब अमेंडमेंट आया, एक तो हमारा वक्फ बोर्ड इतना निकम्मा, इतना सुस्त है कि वक्फ बोर्ड किसी पर जल्दी से एक्शन लेना ही नहीं चाहता। वक्फ बोर्ड में ऐसे डरपोक लोग बैठे हुए हैं जो कहीं जाना नहीं चाहते, उनको डर लगता है कि जाएंगे कहीं कुटाई ना हो जाए। ऐसे लोगों को वक्फ बोर्ड में रहने का मतलब क्या है? वक्फ बोर्ड में तो ऐसे लोग रहने चाहिए जो जहां वक्फ की प्रॉपर्टी है, चाहे वो किसी भी जगह है, आप जाइए और उनसे कहिए कि हमारी प्रॉपर्टी है, इसका किराया दो, नहीं तो खाली करो। इतना आपके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, आप वक्फ बोर्ड के एम्प्लॉय हो, वक्फ बोर्ड आपको भेज रहा है, आपकी एक पावर है, सरकारी आदमी आप हो, और फिर आप डरते हो जाकर कुटाई से। मैंने कई बार कहा है, जितने भी चेयरमैन हुए मैंने उनसे कई बार कहा कि अपनी आप एक टास्क फोर्स बनाइए, आप अपनी एक ऐसी फोर्स बनाइए जो आपके सरकारी अफसरों के साथ प्रॉपर्टी पर जाए, ताकि उन लोगों को भी पता चले कि हाँ भाई पावर है वक्फ बोर्ड की कुछ। ये मुर्दा लोग जाते हैं, किराया भी वसूल नहीं करते, डर की वजह से किराया भी छोड़ देते हैं। 10-10 साल, 15-15 साल, 5-5 साल, 6-6 साल हो गए, किराया लेने नहीं जाते डर की वजह से, कहीं हमें कोई कुटाई ना करते जाके। तो ऐसे लोगों को वक्फ बोर्ड में रहने का अधिकार नहीं है। इसलिए मैं ये कहता हूं कि ये जो प्रॉपर्टी हम 2013 में, असल तो इन्होंने काम नहीं किया उस पर। जितने भी सीओ आते हैं वो सीओ भी सरकार के पिट्ठू होते हैं, वो सीओ भी सरकार की मनमानी की बातें करते हैं, सरकार जो कहती है वो करते हैं। किसी में हिम्मत ही नहीं कि 54 का नोटिस देने की किसी को, कि 54 का नोटिस देकर अपनी जगह को खाली कराएं, क्योंकि उनको पता है कि हमें 1-2 साल रहना है, हमकी दुश्मनी मोल लें सरकार से और लोगों से, इसलिए वो करना नहीं चाहते। हालांकि मुसलमान होते हैं, ये बड़े अफसोस की बात है कि मुसलमान होते हैं और वक्फ प्रॉपर्टी के बचाने के लिए कुछ काम नहीं करते, अपना वक्त पूरा करते हैं और चले जाते हैं। कुछ काम नहीं करते, अपना वक्त पूरा करते हैं और चले जाते हैं। चेयरमैन जो आते हैं वो सिर्फ सीएम और मिनिस्टरों की सुनते हैं, उनके कहने से प्रॉपर्टी को बेच भी देते हैं, उनके कहने से प्रॉपर्टी को खुर्द बुर्द भी कर देते हैं, क्योंकि वो सरकार के पिट्ठू होते हैं। वो भी सरकार की मंशा के बगैर कदम नहीं उठा सकते। सरकार अगर कह दे कि उन किराएदारों से किराया नहीं बढ़ाना, क्या अच्छा जी, जी हुजूर। उनके पास रसीद लेके नहीं जाना, जी हुजूर। उनसे किराया नहीं मांगना, जी हुजूर। ये रहता है उनका भी।
मेरा कहने का मकसद ये है कि सरकार, वक्फ बोर्ड के पास ये शक्ति होने के बावजूद ये 250 बीघा जमीन सरकार से हम वापस नहीं ले पाए। एक बहुत बड़ा सवाल कौम के नाम में छोड़ रहा हूं, और तमाम मेरे हिंदू भाई जितने भी मेरे इस वीडियो को देखेंगे सुनेंगे, और मैं कहता हूं इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि हिंदुओं के पास पहुंचे, उन अंधभक्तों के पास पहुंचे जो ये कहते हैं कि वक्फ बोर्ड जिस पर हाथ रख देता है वही प्रॉपर्टी उसकी हो जाती है, उन तक पहुंचाओ ये मेरी बात। जब हम ये प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की नहीं ले पाए, 2013 से 2024 11 साल हो गए, तो फिर हम जिस प्रॉपर्टी पर हाथ रख देंगे वो प्रॉपर्टी हमारी कैसे हो सकती है? ये झूठ फैलाया जा रहा है। ये ऐसा ही झूठ है जैसा झूठ इन्होंने बाबरी मस्जिद के लिए फैलाया था कि 500 साल पहले मंदिर तोड़कर बाबरी मस्जिद को बना दिया गया, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने इनके मुंह पर तमाचा मारा कि नहीं, मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनी है, बस ये जगह हम मंदिर को दे रहे हैं। ये ऐसा ही झूठ है, और देख लेना ये झूठ का पर्दाफाश होगा। दूसरे, मैंने पहले एक वीडियो में बताया था कि ये वक्फ अमेंडमेंट इसलिए भी लाना चाहते हैं, एक तो वजह यह है कि वक्फ बोर्ड की शक्तियां कम करें ताकि वो अपनी प्रॉपर्टी पर हक न जता सके। दूसरे यह है, मुंबई के अंदर जो इंटीलिया है, अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी का मकान, वो वक्फ प्रॉपर्टी पर है जो 2002 में नाजायज तरीके से लिया गया था। मुंबई हाई कोर्ट में उसका केस चल रहा है, और उम्मीद यह है कि उस पर कोई फैसला आने वाला है। उसको डर था कहीं ये मकान वापस ना देना पड़ जाए, तोड़ना ना पड़ जाए, इसको हाई कोर्ट के ऑर्डर से कहीं ये टूट ना जाए। इसलिए नरेंद्र मोदी जी जो उनके दोस्त हैं उससे कहा कि भाई मेरा तो मामला खराब हो जाएगा, इसलिए कोई ऐसा कानून बनाओ जिससे ये सारे मामले रफा दफा हो जाए। तो ये एक कानून लेकर आ गए। इसलिए दोस्तों, हमारी जिम्मेदारी है, अब मैं एक अपील करना चाहता हूं, हमारी ये जिम्मेदारी है कि जेपीसी के पास में हमें अपनी राय भेजनी है, और वो राय जो पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपने लेटर पर लिखकर एक क्यूआर कोड के जरिए से भेजी है, वो तमाम सोशल मीडिया पर चल रही है। लेकिन अफसोस ये है कि अभी तक मुश्किल से 11 लाख राय वहां पहुंची है, और मुसलमान कितना है हिंदुस्तान में? 30 से 40 करोड़। मुसलमानों, डूब मरने की जिंदगी है कि तुम अपनी अपनी प्रॉपर्टियों को बचाने के लिए इतना सा काम नहीं कर रहे हो। क्यूआर कोड को स्कैन करो और मेल को सिर्फ सेंड करना है। जीमेल खुलेगा, अपने जीमेल पे जाइए और उस पर जाकर जो है आपको सिर्फ सेंड करना है, और वो लेटर आपका जेपीसी को चला जाएगा। इससे फायदा ये होगा कि जेपीसी के पास जो है कुछ कहने को होगा कि हाँ, इतने लोगों ने इस कानून को न बनाने की बात कही है, इतना काम तो कर लीजिए। मैं अपील करता हूं तमाम मुसलमानों से कि क्यूआर कोड जो है वो जरूर स्कैन करके जेपीसी तक अपनी राय को भेजें, नहीं तो ये प्रॉपर्टी हाथ से निकल जाएगी। फिर हम अपनी मस्जिदों को, अपने मदरसों को, अपने कब्रिस्तानों को, किसी भी चीज को नहीं बचा सकते। फिर हाय हाय करते रहना कुछ नहीं होगा। इसलिए अब वक्त है, जाग जाओ और इस काम को कर लो। खुदा हाफिज।